नेपाल जो अपनी पुरसुकून वादियों और हिमालयाई हुस्न के लिए जाना जाता था, अचानक इंतशार और आग की लपेट में नजर आया। मुल्क भर में नौजवानों का एक हुजूम एहतजाज करता हुआ सड़कों पर निकल आया तो ये चिंगारी शोला बन गई। एहतजाज अब सिर्फ सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ नहीं, 8 सितंबर 2025 का दिन नेपाल की तारीख का खूनी दिन साबित हुआ। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर वजीर आजम केपी शर्मा ओला ने अपने ओहदे से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अहमद मुश्तबा और आप देख रहे हैं ट्राई वॉक्स। नेपाल जो अपनी पुरसुकून वादियों और हिमालयाई हुस्न के लिए जाना जाता था, अचानक इंतशार और आग की लपेट में नजर आया। काठमांडू की सड़कों पर जगह जगह जले हुए टायर और इमारतों से उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। मुल्क भर में नौजवानों का एक हुजूम एहतजाज करता हुआ सड़कों पर निकल आया। पुलिस से झड़पें शुरू हुई। चंद दिनों के अंदर अंदर हालात इस कदर बिगड़े कि फौज को कर्फ्यू लगाकर पार्लियामेंट और अहम सरकारी इमारतों का तहफ्फुज संभालना पड़ा। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने इस पुरअमन मुल्क को खून रेज एहतजाज की राह पर डाल दिया? क्या ये सब सिर्फ एक इत्तफाक था या पसे पर्दा कोई गहरी वजह पोशीदा थी? आइए इस कहानी के तमाम पहलुओं पर नजर डालते हैं। And at least 22 killed. The scenes unfolding in Nepal reflect the explosive anger against deep-rooted corruption in the country. What began as street protests took a drastic turn when those in power began stepping down. पसे मंजर और वजूहात इस कहानी की शुरुआत होती है। सोशल मीडिया पर पाबंदी से नेपाली हुकूमत ने अचानक समाजी राब्तों की वेबसाइट पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। बज़ाहिर ये कदम गुमराह कुन इत्तलाआत को फैलने से रोकने के लिए उठाया गया था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। नौजवान नस्ल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपनी आवाज बुलंद करती है, इस पाबंदी से भड़क उठी। तलबा और नौजवानों को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी आवाज को दबाकर हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है। ये वो नस्ल है जो पहले ही मुल्क में बढ़ती बदउनवानी, अकरबा परवरी, बेरोजगारी से तंग थी। जब इनसे इजहार राय का हक भी छीना गया तो ये चिंगारी शोला बन गई। Imagine waking up and finding Facebook, Instagram, YouTube and even WhatsApp all banned in your country. That's exactly what just happened in Nepal. The government of Nepal has banned all unregistered social media sites. Platforms like Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and even WhatsApp are now blocked. Earlier, Nepal gave these companies a 7-day ultimatum: open a local office, appoint a compliance officer or face the ban. The government is also pushing a new bill that even wants companies to take full responsibility for what नेपाल का शुमार दुनिया के गरीब ममालिक में होता है। बदउनवानी के स्कैंडल्स, तरक्याती मंसूबों में ताखीर और रोजगार के मौके की कमी ने अवाम के दिल में मायूसी भर दी। लाखों नेपाली बेहतर रोजगार की तलाश में बैरूने मुल्क मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर है और अपनी कमाई वतन भेजते हैं। मुल्क के अंदर अवाम देख रहे थे कि अशराफिया और सियासतदान ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि आम आदमी 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है। ऐसे में जब सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई तो ये अवामी गुस्से के लिए ट्रिगर का काम मैं अभी इधर आया हूँ। कल बहुत सारे स्टूडेंट मारा गए। हमारा ये नेपाल में जो अभी कंडीशन है ना, उसके हिसाब से हमें ये केपी ओली हमारा ये देश को ये छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे हमारा देश को बहुत सारा स्टूडेंट लोग मर गया है, इसलिए हमें ये केपी को हमारे देश से निकालना चाहिए और हम जैसा स्टूडेंट को ना ये हमारा देश के लिए आवाज उठाना चाहिए हमको। ये पाबंदी दरअसल इस नाराजगी की के आतिश फिशां के फटने का नुक्ता आगाज साबित हुई। हुकूमत ये अंदाजा नहीं लगा पाई कि नौजवान नस्ल को खामोश करने की ये कोशिश उल्टा उन्हीं के खिलाफ एक तूफान खड़ा कर देगी। एहतजाज का आगाज पाबंदी के ऐलान के साथ ही मुल्क के तालीमी इदारों और शहरों में हलचल मच गई। सबसे पहले कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा आम सड़कों पर निकल आए। देखते ही देखते ये एहतजाज पूरे मुल्क खसूसन दारुल हुकूमत काठमांडू तक फैल गया। नारेबाजी शुरू हुई, आजादी इजहार हमारा हक है और बदउनवानी मुर्दाबाद जैसे नारों से फिजा गूंज उठी। नौजवान मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया।
ابتدا میں یہ اجتماعات پرامن تھے، مگر جلد ہی پولیس نے سختی شروع کر دی۔ احتجاجیوں پر لاٹھیاں برسائی گئیں اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے طاقت کے استعمال نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مظاہرین مزید مشتعل ہو گئے۔ حالات اس وقت سنگین ہونا شروع ہوئے جب کچھ جگہوں پر مظاہرین نے سرکاری املاک کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ In fact, the area where this incident has taken place, we're learning that the parliament has been set on fire. As I told you, yesterday on day one, they attempted to do this. They tried to scale over the wall of the parliament, but there was tear gas shelling that happened there, and they were pushed back by the police there at the spot. But اصلاحات کے مطابق متعدد سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، جن میں ایک پولیس اسٹیشن بھی شامل تھا، جسے مظاہرین نے نظر آتش کر دیا۔ مظاہرین کا غصہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ انہوں نے حکمران جماعت کے دفاتر اور وزراء کے گھروں کا رخ کیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی۔ صورتحال قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں شدید ہو گئیں۔ آنسو گیس کے ساتھ ربڑ کی گولیوں کا استعمال بھی شروع ہوا۔ احتجاج اب صرف سوشل میڈیا پابندی کے خلاف نہیں بلکہ مجموعی حکومتی پالیسیوں کے خلاف ایک بڑے غضب کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تصادم اور ہلاکتیں احتجاج کا رخ اس وقت انتہائی خطرناک صورت اختیار کر گیا جب سیکورٹی فورسز اور عوام آمنے سامنے آ گئے۔ 8 ستمبر 2025 کا دن نیپال کی تاریخ کا خونی دن ثابت ہوا۔ مظاہرین نے پارلیمنٹ کی عمارت پر چڑھائی کی کوشش کی تو پولیس نے انہیں روکنے کے لیے سیدھی فائرنگ تک کرنے سے گریز نہیں کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گولیاں چلنے لگی، چیخو پکار مچ گئی اور ہر طرف افراتفری کا عالم پھیل گیا۔ اسی دن کم از کم 19 مظاہرین جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اسپتال زخمیوں سے بھر گئے جن میں زیادہ تر نوجوان تھے۔ Security forces after thousands of young people in Nepal took to the streets Monday to protest against corruption and a government ban on social media websites. A curfew was imposed in parts of Kathmandu after protesters entered the parliament building in the capital and faced off against the police. Local news outlets also reported that dozens of protesters were injured in the firing and were receiving treatment in different hospitals in Kathmandu, including Civil Hospital and Everest Hospital. کسی کی آنکھ آنسو گیس سے سرخ تھی تو کوئی گولی لگنے سے شدید زخمی حالت میں تھا۔ یہ مناظر دیکھ کر ملک بھر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اگلے 2 دنوں میں مظاہروں کا دائرہ مزید وسیع ہو گیا اور تشدد بڑھتا گیا۔ کھٹمنڈو میں سرکاری پارلیمانی حکومتی کمپلیکس سنگھا دربار کی عمارت کو مظاہرین نے آگ لگا دی، جس کے باعث عمارت سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا تھا۔ صرف اور صرف 2 دن کے اندر ہلاکتوں کی تعداد 25 تک پہنچ گئی اور 600 سے زائد افراد زخمی ہو چکے تھے۔ کئی سرکاری عمارتیں بشمول سپریم کورٹ، وزراء کی رہائش گاہیں اور وزیر اعظم کے نجی گھر تک شعلوں کی نظر ہو گئے۔ یہاں کی پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگا دی۔ سڑکوں پر جلی ہوئی گاڑیاں اور ملبہ بکھرا ہوا تھا۔ ایسے دل دہلا دینے والے مناظر نیپال نے کئی سالوں بعد دیکھے تھے۔ تبصرہ کرنے والوں کے مطابق یہ صورتحال 2006 کے اس عوامی تحریک سے بھی زیادہ پرتشدد تھی جس میں بادشاہ کو اقتدار چھوڑنا پڑا تھا، کیونکہ اس بار جانی نقصان اس سے بھی بڑھ کر ہوا۔ ہر طرف خوف اور غم کی فضا تھی۔ نیپالی پرچم میں لپٹی لاشیں اٹھائی جا رہی اور والدین اپنے نوجوان بیٹوں کی جدائی پر دھاڑے مار مار کر رو رہے۔ ایک 20 سالہ زخمی مظاہرین سمن رائے جو اسپتال کے بستر پر پٹیوں میں لپٹا پڑا تھا، یہ کہنے پر مجبور ہوا اگر ہمارے روشن مستقبل کے لیے ہمیں خون بھی بہانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں احتجاج میں میرا حصہ لینا درست۔ Will we change the fate of this nation or will we let it remain in shackles? King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the cause of history. Nepal is ours and its future is in our hands. ان الفاظ نے پورے ملک کے جذبات کی ترجمانی کر دی۔ یہ جدوجہد محض سوشل میڈیا کی بحالی کے لیے نہیں بلکہ اپنے مستقبل کی جنگ میں۔
हुकूमत का रद्द अमल और वजीर आजम का इस्तीफा दूसरी जानब हुकूमत इब्तदा में इन वाकयात पर बुखला गई। हालात बेकाबू होते देख कर पहले तो इंटरनेट और मवासलाती राब्तों पर पाबंदी मजीद सख्त कर दी गई, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और फौज को तलब कर लिया गया। फौज के दस्तों ने दारुल हुकूमत खटमंडू की सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया और पार्लियामेंट समेत अहम मुकामात का कंट्रोल संभाल लिया। हर तरफ मुसल्ला फौजी और बख्तरबंद गाड़ियां नजर आने लगी। एयरपोर्ट को भी बंद करना पड़ा ताकि सूरत हाल मजीद ना बिगड़े। हुकूमत ने ऐलान किया कि बदअमनी फैलाने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रवैये का मकसद हालात को काबू करना था, मगर अवामी दबाव हर गुजरते लम्हे के साथ साथ बढ़ रहा था। बिल आखिर आया 9 सितंबर का दिन। 9 सितंबर 2025 को एक बड़ा सियासी धमाका हुआ। वजीर आजम KP शर्मा ओला ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ये ऐलान मुल्क गिर टेलीविजन पर किया गया। उन्होंने अवाम से अमन की अपील करते हुए कहा कि वो मुल्क के वसी तर मफाद में मुस्ताफी हो रहे हैं। वजीर आजम की रुखसती गोया मुजाहिरीन के लिए एक बड़ी फतह थी। जैसे ही ओला के इस्तीफे की खबर फैली, खुशी से झूमते हुए नौजवान पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हो गए, नारेबाजी करने लगे और फतह का निशान बनाते हुए जश्न मनाया गया। मुजाहिरीन जिन मुतालबात के लिए निकले थे, उनमें सबसे बड़ा मुतालबा पूरा हो चुका था। एक ऐसी हुकूमत का खात्मा जिसे वो करप्ट और आमराना समझते थे। ओला के इक्तदार छोड़ने के साथ ही सूरत हाल बतदरीज काबू में आना शुरू हुई। कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर जश्न मनाते देखे गए, मगर फौज और पुलिस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और मजीद ताकत इस्तेमाल ना करने का फैसला किया। मुल्क के सबसे बड़े सियासी बुहरान का पहला मरहला खत्म हो चुका, लेकिन आगे क्या होना है ये अभी वाज़ेह नहीं था। मुजाहिरीन सिर्फ ओला की रुखसती पर इख्तिफा करने को तैयार नहीं थे, बल्कि वो मुकम्मल निजाम की तब्दीली का मुतालबा कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि फौरी तौर पर एक अबूरी हुकूमत कायम की जाए, जो शफाफ तरीके से नए इंतखाबात करवाए और बदउनवानियों का एहतसाब करे। नौजवान मुजाहिरीन ने बाकायदा अपना एक नुमाइंदा वफ्द आर्मी हुकाम से मुलाकात के लिए भेजा और एक गैर जानिबदार अबूरी वजीर आजम के लिए नाम पेश किया। उन्होंने साबका चीफ जस्टिस सुशील के का नाम तजवीज किया ताकि वो मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेकर जाए। Protests that brought down Prime Minister KP Sharma Oli, Nepal is set to see a historic transition. Former Chief Justice of Nepal, Sushila Karki, the country's first female head of the judiciary, is poised to lead the interim government. इस तजवीज ने वाज़ेह कर दिया कि ये तहरीक सिर्फ सोशल मीडिया आजादी के लिए नहीं, बल्कि मुल्क में बड़ी तब्दीली के लिए जोर दे रही है। नेपाल में आर्जी सुकून तो है, मगर बेयकीनी भी साथ साथ है। फौज और हुकाम सूरत हाल को मामूल पर लाने में मसरूफ। कर्फ्यू नाफिज है और तमाम अहम तंसीबात पर फौज का पहरा है। बाजार, दुकानें और स्कूल आर्जी तौर पर बंद हैं। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। अलबत्ता जरूरी सर्विसेज बहाल की जा रही हैं। एयरपोर्ट भी दोबारा खोल दिया गया है ताकि फंसे हुए मुसाफिर अपने घरों को पहुंच सके। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान पसे पर्दा मुज़ाकरात की खबरें भी मौसूल हो रही हैं ताकि आइंदा का कोई हल निकाला जाए। दोस्तों, अभी तक अबूरी हुकूमत के क़याम पर हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन कयास यही है कि ओला के बाद एक तमाम जमातों के इत्तफाक राय से अबूरी वजीर आजम मुकर्रर किया जाए जो हालात को संभाल ले। नेपाल के हालिया वाक़यात एक सबक भी है और एक इंतबाह भी। सबक ये है कि अवाम की आवाज को ज्यादातर नहीं दबाया जा सकता। आज का नौजवान बाशऊर है, अपने हकूक से आगाह है और मुल्क में शफाफियत और इंसाफ चाहता है। अगर उसे दिफार से लगाया गया तो वो अपने हकूक के लिए खड़ा होगा, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी। आज नेपाल एक तारीख साज मोड़ पर खड़ा है, शायद एक नए दौर के आगाज के दहाने पर, जहां अवामी ताकत के सामने बड़े से बड़ा ऐवान भी खाकस्तर हो सकता है और एक नई उम्मीद जन्म ले सकती है। यही है नेपाल की हालिया कहानी, जिसमें दर्द भी है और उम्मीद भी। दोस्तों, आप इसके ऊपर क्या राय देते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें।